बिहार के डीसीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। कुछ आरोपी बचे हैं जो खुद को नक्सली बताते हैं और वसूली में शामिल हैं। 18 ऐसे समूह की पहचान की गई है जिनके खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। कुछ उनमें से भी अफीम की खेती में शामिल थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, ये लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी हो, ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया होगा। नहीं, स्मार्ट मीटर में बड़ा स्पष्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत आवेदन दीजिए, तुरंत बताइए। और प्रीपेड मीटर का स्पष्ट मानना है कि जिनके घरों में लगे हैं, यदि बिजली बिल अधिक आया तो तुरंत उसकी इंक्वायरी का आप आवेदन दीजिए, तुरंत जांच होगा और उससे संबंधित तुरंत कार्रवाई भी होगी। सरकारी भवनों में भी लगाने का आप लोगों ने ऐलान किया, लगता है 1,83,000 घरों में लक्ष्य अगले एकदम हम लोग धीरे धीरे सभी स्तर पर इसको ले जाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। 2015 से ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी इसको विस्तार रूप देकर सोलर युक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों में इसको लगाने के। बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या पर अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है। मैं कल से मृतक के पिता के संपर्क में हूं। मैंने डीएम से बात की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की मांग की है। अगर राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए खुद की सराहना करती है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं। राहुल गांधी ने मुझसे परिवार से मिलने और उनके घर जाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। मैं कल से उनके परिवार के संपर्क में बना हुआ हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रखा तो ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में, उनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप ही लोग बता रहे होते। एक FIR हुई थी वहाँ पे, तो उसका भी मैंने डीएम अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये मेरा कहना है। राहुल जी से क्या बात हुई? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ। राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने डीएम साहब से कहा था कि जल्दी से जितना। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे को लेकर कहा कि हम भुवनेश्वर को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सरकार के द्वारा जो है हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि जनता को सुविधा प्राप्त हो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम जानकारी देते हुए देखिए। आज भगवान जगन्नाथ की भूमि पर आके बहुत खुशी हुई। आज स्पेसिफिकली भुवनेश्वर एयरपोर्ट रिव्यू करने के लिए मैं आया हुआ हूं और यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों के साथ मैंने रिव्यू लिया है और इसमें बहुत खुशी की बात है कि बहुत डेवलप हुआ है भुवनेश्वर एयरपोर्ट।
आज देखें तो करीब 20 सिटीज से कनेक्टेड है भुवनेश्वर का एयरपोर्ट, और इंटरनेशनली भी 4 शहरों से ये कनेक्टेड है। और हमारी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अभी दोनों यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है, और ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है उसके तहत ओडिशा को पूरी तरह से सिविल एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी तरह से कोशिश रही है। इसी के लिए हम भुवनेश्वर से शुरू कर रहे हैं। और भुवनेश्वर की अभी फिलहाल कैपेसिटी देखें तो अभी जो टर्मिनल मेरे पीछे है T1 टर्मिनल, ये T1 टर्मिनल की कैपेसिटी 40 लाख लोग पर ईयर ये संभालता है, पर इसके अभी लगभग 50 लाख लोग इससे गुजरते हैं, तो इसका कैपेसिटी अभी इम्प्रूव करना है। तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर हम आगे परमिशंस भी देंगे, तो इसका कैपेसिटी अंदर थोड़ा सा वो सिक्योरिटी रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद ये 40 लाख पर साल की कैपेसिटी 80 लाख तक हम लेके जाएंगे। तो इसके आगे जो मेरे इस तरफ जो जमीन है वहां पे हमने धर्मेंद्र प्रधान जी भी काफी इसके बारे में बताते रहते हैं हमें कि इसको और डेवलप करना चाहिए, तो हमने भी इसके बारे में सोचा और एक नया टर्मिनल बनाएंगे 8 मिलियन लोगों की कैपेसिटी हर साल के लिए। अगर ये नया टर्मिनल आगे 2 साल में अगर हम बना दें तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट और ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी यहाँ से बढ़ाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान है, उसको करेंगे। आगे कैट 2 का भी ये लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाना है, वो भी काम चल रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर मैं भी आज आया हूँ, रिव्यू लिया है मैंने, तो उसको भी हमने अधिकारियों को बोला कि जल्दी से कैट 2 का भी जो सिस्टम लगाना है यहाँ पे उसको भी पूरा करे। उसके अलावा जो छोटे छोटे काम है यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं उस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंशन भी काम चल रहा है और थोड़ी सी सुविधाएं पैसेंजर के लिए आगे बढ़ाने की कुछ काम चल रही है, उसको भी अभी 1 महीने के अंदर सारा निपटाएंगे, सारे काम उसको पूरा करेंगे। तो हमारी ये सोच है कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट ये अभी स्टेट कैपिटल एयरपोर्ट है। वहीं पुणे गैंग रेप पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमाई हुई है, क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो घटना अभी कोडवा से सामने आई है, पुणे में कल देर रात एक 21 साल की लड़की के साथ 3 अज्ञात लोगों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसका मतलब है कि अपराधियों को कानून का कोई भी डर नहीं है। सरकार लापरवाह नजर आ रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज जो है वो नजर नहीं आ रही है। सरकार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो गई है, चरमरा गई है, क्योंकि गृह मंत्री मुख्यमंत्री का ध्यान कानून व्यवस्था पर बिल्कुल नहीं है। अभी अभी जो घटना देर रात से पुणे के कोंडवा से आ रही है कि हमारी एक बहन जो 21 वर्ष की थी, उसके साथ 3 अज्ञात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, मारपीट की। मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। अपराधी जान गए हैं कि क्या कोई कर लेगा। ये सरकार उदासीन है, सरकार लापरवाह है, सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व में। कल ही नवरात्रि का पहला दिन हुआ, घट स्थापना हुई। हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं, और आज ये घटना सुनने आ गई। मतलब ये जो महायुति की सरकार है, ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हम अगर विपक्ष के नाते उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। आरोपी कब पकड़े जाएंगे, कौन लोग थे, ऐसा दुस्साहस क्यों किया उन्होंने, ये सारी चीज पूछने का एक आम जनमानस होने के नाते, विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो सरकार की हम एक प्रकार से सराहना भी करते हैं, लेकिन अगर सरकार इसी प्रकार से उदासीन हो गई है, सरकार एक निष्क्रिय हो गई है, तो उसको घेरने का भी हमारे ऊपर दायित्व है। ये जो वही खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां शासकीय सेवक सेतु के प्रांतीय आह्वान पर पीजी कॉलेज के सामने स्वतंत्रता पार्क में बैठक का आयोजन कर माता करीला धाम अशोकनगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अर्जी यात्रा निकाली जाएगी। उसी की तैयारियों को लेकर अर्जी यात्रा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
आपको बता दें कि अर्जी यात्रा के प्रभारी केपी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंथन बैठक में सभी ने अपने विचार रखे और आगे रणनीति बनाकर पुरानी पेंशन में वंचित कर्मचारियों को आमंत्रण पत्र, पीले चावल देकर रात्रि में निरंतर संपर्क किया जा रहा है, जिससे सभी कर्मचारी करीला धाम में 6 अक्टूबर को होने वाली पुरानी पेंशन अर्जी यात्रा में गुना जिले से पुरानी पेंशन से वंचित कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में जानकी मैया के दरबार में अर्जी यात्रा में सम्मिलित हो। द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को ओपीएस की मांग हेतु करीला यात्रा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की तथा यात्रा को सफल बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। इस समिति में वाहन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को विभिन्न पदाधिकारियों को सौंपा गया और हम यह सभी से अपेक्षा भी करते हैं और अनुरोध करते हैं कि सभी इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या बल के साथ शामिल हो, सभी अपने परिवार के साथ ओपीएस की मांग के लिए आगे आए तथा अपने विभिन्न मतभेदों को बुलाकर सभी संगठन इसमें हमारा साथ। वहीं बेतिया जिले में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हर्षोल्लास व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। वहीं नवरात्रि के शुभारंभ के मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा घरों व मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर दुर्गा मां की स्थापना की गई। इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा शहर में जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि प्रारंभ होने के साथ ही शहरों के विभिन्न मंदिरों पर विशेष रोशनी से मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही लेकर देर रात्रि तक शहर में जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाओं को पंडालों तक ले जाया गया, जहां जय जय माता की गूंज पूरे शहर में गूंज उठी। देखिए, कोतवाली क्षेत्र में बड़ी और छोटी झांकी मिला के कुछ 138 झांकियां हैं। सिविल लाइन क्षेत्र में 34 झांकियां हैं। हमने व्यवस्था ये करी है, सभी झांकी वालों की मीटिंग ले ली है, उनको बता दिया है और सीसीटीवी कैमरे उन्होंने इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। कुछ जगह हो गए, कुछ जगह नहीं है। आज हम उन लोगों से बात करेंगे। उन्होंने अपने 10-10 लोगों की वॉलंटियर की टीम भी बनाई है। इसके अलावा रात को कौन सो रहा है वहाँ पे इस बात की जानकारी ले ली है। हर किसी के मोबाइल नंबर हमारे पास है। 6 जगह गरबा होंगे, वो भी 6वें दिन के बाद शुरू होंगे, उसमें व्यवस्था की है। हमने ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं और तकरीबन कुल मिला के 150 से 200 कर्मचारियों की ड्यूटी हम लोग लगा रहे हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग करा रहे हैं, कुछ फिक्स पॉइंट हैं और प्रयास ये है कि पूरा त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई भी घटना ना होने। आज से कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई है। नवरात्रि क्या 4 होती है, एक शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि जो होती है, दो का विशेष अपने प्रचलित हैं। एक गुप्त नवरात्रि होती है, 2 आषाढ़ के महीने में, माह के महीने में होती है। तो आज क्या शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई। जगह जगह क्या है, झांकियों माँ भगवती की लोग साकार रूप में पूजन करेंगे झांकियों के माध्यम से। विशेष मंदिरों में विशेष पूजन अर्चना चल रही है, जवारे बोए गए हैं, अखंड ज्योत जलाई गई है और यहाँ पर मंदिरों में विशेष पूजन अर्चना चल रही है। और क्या लोग यहाँ पर क्या है, साकाम भाव से, निष्काम भाव से दुर्गा। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर में हमारे यहाँ इस बार 150 से 65 झांकियाँ लग रही हैं और इस बीच इन सब झांकियों की आगे बैठक भी रखी गई है। उसमें उनको आगे संचालन के लिए बताया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी जो डीजे, साउंड, बैंड, झांकी में जो डिग्गियाँ लगती हैं उसमें भी फिल्मी गानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद आज 5 तारीख से हमारा निर्णायक मंडल निकलेगा, जो कि 3 दिन निर्णायक मंडल पूरी झांकियों का निरीक्षण करेगा और उसमें फिर पुरस्कार के लिए उन लोगों को फिर मान्य किया जाता है कि प्रथम कौन रहेगी, द्वितीय कौन रहेगी। गरबे में जो शहर में गरबे हैं, उन सारे गरबे समितियों की मैंने बैठक बुलाई थी। उन लोगों को भी बता दिया गया है कि गरबे में जो भी व्यक्ति आए उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो भी डीजे वाले हैं गरबे में और गरबे वाली जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनको भी बताया गया कि गरबे में फिल्मी गाने न बजें, गरबे में जो धार्मिक गाने बजते हैं वही बजें।
वहीं बठिंडा जिले के संगत मंडी में उस समय मातम छा गया जब एक फौजी नौजवान की मृतक लाश को लेकर फौजी जवान उसके गांव पहुंच गए। इस मौके पर मृतक के शव को लेकर आए नायब सूबेदार जितेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नौजवान गुरदीप सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट में ड्यूटी निभा रहा था, गुरदीप कुछ समय से बीमार था और हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत हो गई है। गाँव वासियों ने बताया है कि इस फौजी नौजवान का नवम्बर महीने में विवाह भी था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गांव वासियों ने पंजाब और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस नौजवान को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसके नाम पर गांव में यादगार जो है वो मूर्ति बनवाई जाए। देखो ये बहुत मंदभागा है साडे पिंड वास्ते। साडे पिंड दे बच्चे तकरीबन अद्ध वांगू साडे पिंड दे अद्ध दे बच्चे जिवें 50% बच्चे साडे पिंड दे फौज च भर्ती होंदे हैं, पर बड़े दुख की गल है कि साडा बच्चा शहीद हो जाता कोई। पर सरकारां पटना ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਈ इसने कोई नहीं इतने पहुंचा हजे तक भी। डोडी संस्कार का टाइम आ, हजे भी नहीं कोई पहुंचा जी इस टाइम। इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख आ। नंबर 2 तो यह है भी जो शहीदी का दर्जा दिता जाए बच्चे इसनूं गुरदीप सिंह वो ना मतलब करो। मैं भी इसे पिंड का रहने वाला, पर मेरी रहायश बठिंडा है। इस मुंडे की जो गल सुनी है कि इस तरह गल बन गई, पूरे पिंड दे विच सोग की लहर है। बहुत दुख है सानूं इस गल का। और दूसरा है मुंडे नूं जिहड़ा है शहीद का दर्जा दिता जाए। बहुत गरीब परिवार है और जी आर्थिक मदद है जी पंजाब गौरमेंट वालों या सेंटर गौरमेंट वालों इन्हों मिलनी चाहिए है और बच्चे के नाम के उपर स्कूल का नाम होना चाहिए। यही साडी मंग है जी। मैं भी इसे पिंड का रहने वाला, पर वहीं शाजापुर मालवा चुन्नी यात्रा का आयोजन शहर में किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और मां दुर्गा की पूजा और आराधना की। मालवा चुनरी यात्रा की शुरुआत शहर के प्रमुख मंदिर से हुई। इस यात्रा में लोगों ने मां दुर्गा की चुनरी लेकर चलने के साथ साथ भजन और कीर्तन भी किया। शहर के विभिन्न स्थानों पर रुककर मां दुर्गा की पूजा और आराधना की गई। आपको बता दें कि मालवा चुनरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करना था। इस यात्रा में शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मालवा कला मंडल की चुनरी यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली जा रही है। विगत 34 वर्षों से मालवा कला मंडल अपनी प्रस्तुतियां देता आया है और ये चुनरी यात्रा का 11वां वर्ष है। दामोदर दर्जी समाज धर्मशाला से महालक्ष्मी माता मंदिर पर चुनरी यात्रा अर्पण की जाएगी। नगर के समस्त जनता से हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है। बड़े लोग हमको आशीर्वाद देने उसमें शामिल होते हैं। जगह जगह से उसका स्वागत किया जाता है। वहीं विदिशा शहर में भगवान अग्रसेन का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो गए थे। नंदवाना स्थित मारवाड़ी धर्मशाला से शाम के समय विशाल चल यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जिसमें घोड़े पर युवा धर्म ध्वजा लिए हुए थे, महिलाएं मारवाड़ी परिधान में और पुरुष सफेद कुर्ते पजामे में चल रहे थे। अग्रसेन समाज के युवक युवती भजनों पर नृत्य करते हुए नजर आए। चल समारोह का कई संगठनों ने जोरदारी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि चल समारोह का मुख्य बाजार से होता हुआ अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचकर उसका समापन किया गया, जहां पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया। आज हम श्री श्री 1008 अग्रसेन जी महाराज की 5148वीं जयंती मना रहे हैं। पिछले विगत 8 दिन से हमारे यहाँ अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रम चल रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के और बच्चों के डांस, फैंसी ड्रेस, अन्य गतिविधि चल रही है। और आज हमने ये चल समारोह निकाला है श्री मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत नरवाना भवन से होते हुए लोहा बाजार मेन रोड और तिलक चौक होके अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में समापन होगा। तत्पश्चात सभी अगरबत्तियों का सलवार स्वरूचि। आज अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में। महाराज अग्रसेन की 5185 जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। विदिशा में भी अग्रवाल समाज द्वारा श्री राजेश जी गोयल कंजेला वालों की अध्यक्षता में बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम पिछले 8 दिन से चल रहे हैं।
उसी के अंतर्गत आज ये विशाल शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली है, जिसमें सभी समूह के अग्रवाल समाज के बंधुओं की माताओं की उपस्थिति है। और अगले कुछ दिन और हमारे कार्यक्रम चलेंगे, मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी भी जानकारी दें। और ये हमारे अग्रवाल समाज के बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं और आप लोग भी प्रोसेसन देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा। ये नदवाने से प्रारंभ हुआ है और अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में इसका समापन है। करीब 2000 व्यक्ति इसमें शामिल है, अग्रबंधु सभी लोग, और महिलाएं भी बहुत हैं उसमें, और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने वर्षों से ये निकाला जा रहा है? फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।